मैं तो सिर्फ इमरान खान को जानती हूँ, वो मेरे लीडर हैं और इमरान खान में ज़ीरो टॉलरेंस है एज़ फार एज़ करप्शन इज़ कंसर्न्ड। ये वो प्राइम मिनिस्टर है। लोगों, आपकी खुशकिस्मती है कि पहली दफ़ा आपको एक प्राइम मिनिस्टर मिला है जिसका ज़ाती कोई एजेंडा नहीं। ना उसने कोई शुगर मिलें बनानी है, ना उसने कोई टेक्सटाइल मिल्स बनानी है, ना उसने 22 मुल्कों में प्रॉपर्टीज़। उसका तो जीना मरना आपके साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स। मैं हूँ आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, पॉलिटिकली सूरत हाल की अगर हम बात करें, IMF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी गवर्नमेंट के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। अपोजिशन की जानिब से ये एतराज़ किया जा रहा है ये मुलाकात जो हुई है ये एक ड्रामा था। सब चीज़ें पहले से तय थी। आवाम के ऊपर महंगाई का बम जो है वो गिर चुका है और बिजली के नर्ख बढ़ गए हैं, गैस के नर्ख बढ़ गए हैं और आम बंदा जो गरीब है उनके लिए मुश्किलात ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही हैं। ये IMF के मुतालबात से पहले की बात है। अब इस पर गवर्नमेंट क्या कहती है, हुकूमत का स्टांस क्या है, आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा जनाब उज़्मा कारदाद साहिबा हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कहती है। उज़्मा साहिबा, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फरहान, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल, अल्लाह का थैंक यू शुक्र। वेरी मच फॉर योर टाइम। IMF के साथ आप लोगों की मुतालबात ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अपोजिशन की जानिब से एतराज़ किया जा रहा है कि ये सब ड्रामेबाजी है, ये मुलाकात की ज़रूरत नहीं थी, जो महंगाई का बम आवाम पे गिरना था वो गिर चुका है। क्या कहेंगे इस पे आप? जी फरहान, देखें जो हमारी अपोजिशन है मुझे बहुत हमदर्दी है उनके साथ, क्योंकि उन्होंने तो 30-40 साल से एक ही ब्लूप्रिंट देखा है और वो ये है कि जिस दिन वो इक़्तिदार में आते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या वो नून हो, तो अगले दिन वो IMF के पास जाके लेट जाते थे। और मैं आपको बताती चलूँ कि हम कम से कम नहीं तो 18 दफ़ा IMF के पास गए, ये हमारी तारीख़ है। लेकिन जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जब आए तो उन्होंने वेस्ट की तरफ नहीं देखा। 6 महीने हो गए हैं और पहले वो गए अपने सारे दोस्त ममालिक के पास और उन्होंने बाकी अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए और आपने देखा कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमें बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। हमें पैसे आए $बिलियन अकाउंट में, सऊदी अरेबिया से, UAE से, हर तरफ से। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने बहुत हमें फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए बहुत इक़दाम, यानी कि हमारा जो $2 अरब का करंट अकाउंट डिफिसिट था जिसकी वजह से हम डिफ़ॉल्ट के धाने पे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। और इस वक्त भी हमारे आप देखें कि फॉरेक्स रिज़र्व्स जो है वो 14.5 अरब के करीब हैं और बिल्कुल यानी कि हम इंटेंसिव केयर से हमारी इकॉनमी आप कह सकते हैं कि वार्ड में आ गई है। तो अब हम जब IMF के पास जाएंगे तो कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ वो हमारी सुनेंगे। हमारी पोजीशन अब इतनी है कि हम टोटली उनकी शराइत के सामने हमें बिल्कुल झुकने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको पता है शुरू में जब हम इक़्तिदार में आए थे PTI, तो पहला जो IMF का मुतालबा था कि जी आप हमसे लोन लेके चाइनीज़ के जो कर्ज है वो नहीं आप उतारने की आप कोशिश। हालांकि कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वो डिक्टेशन थी, हमेशा इनकी डिक्टेशन। मैं थोड़ा आपको बताती चलूँ कि हमारे इर्द गिर्द अगर आप नज़र डालें, इंडिया में, बांग्लादेश, श्रीलंका में मैक्सिमम वो 1 या 2 दफ़ा IMF के पास। आप कर्ज़ क्यों लेते हैं? कर्ज़ आप लेते हैं जब आप एक मुश्किल वक़्त हो आपके ऊपर, फिर आप वो डेवलपमेंट के कामों में लगाते हैं, उसे इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं ताकि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े और फिर आप वो कर्ज़ वापस करके उसे जान छुड़ा लेते हैं। एक थोड़ी सी एक नैरेटिव ये था, क्योंकि इस पर भी लोग थोड़ा सा एतराज़ करते हैं। इमरान खान साहब कहते थे अपनी तकरीर में कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे। एक वज़ीर आज़म आप समझते हैं कि उसको जाना चाहिए, ये भी एक एतराज़ किया जाता है। आई थिंक क्योंकि PTI का एक नैरेटिव था, उसमें आपने परसों जो बलोकी में स्पीच की सुनी थी कहाँ से? जी हाँ, जी हाँ। वो क्या कह रहे थे? वैसे मुझे तो हैरानगी होती है कि टीवी में बैठ के ये क्या बातें करते हैं। वो लोग जिन्होंने 30,000 अरब का कर्जा एक तौक पे ना के चले गए हैं, इस बात का और अब वो आके कहते हैं ओ जी आप कर्जा तो आपको इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि आप तो डिफॉल्ट कर रहे हैं। आपने तो खजाने को बिल्कुल जोंक की तरह खा लिया। जाहिर है हुकूमत चलानी है, हुकूमत का फिस्कल डिफिसिट जो है वो 2300, वो तो जेन्युइन आप वो यानी कि आपका ट्रेड डिफिसिट आप सोचें 37 बिलियन, तो आप
करके क्या गए इस इकोनॉमी के साथ। अब हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इसमें सांस डाली है, इसको वेंटिलेटर से हटाया है हमने। ये जो हम IMF के पास, अभी कल भी आपने असद उमर को शायद सुना हो कि ये आखिरी दफ़ा होगा जो हम जाएंगे, क्योंकि हमने ये जो पैसे लेने हैं 6 अरब के करीब हम उनसे ले रहे हैं, कोई इतने बहुत ज़्यादा नहीं उनसे ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं अब ये हमारी ग्रोथ की तरफ, हमारी इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, हमारी एक्सपोर्ट को रिवाइव करने के लिए, हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करने के लिए हमने ये शाह खर्चियों में नहीं इस्तेमाल करना, या हमने इनको अपने लल्ले तलल्ले और हमने इसको मनी लॉन्डर नहीं करना। अच्छा उस्मा जी, यू आर राइट, आप ठीक कह रही हैं। जो मुल्क के ऊपर ये मामलात थे, जो भी गवर्नमेंट आती है उसके लिए मुश्किलात से मुश्किलात होती हैं। पीपल्स पार्टी की आती थी वो ये कहते थे, नून लीग की आती थी वो ये कहते थे, अब आप लोगों के लिए भी यकीनन ये मामलात और मसाइल हैं। अच्छा, लेकिन अब ब्लूप्रिंट चेंज हो रहा है, हमारी ख्वाहिशात भी यही है और आवाम भी ये चाहती है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट जो करंटली पड़ रहा है, अगर हम पब्लिकली जाएं, मतलब हम थोड़ा सा उसको नेगेटिव नहीं करेंगे, लेकिन लोग थोड़े से मायूस नज़र आते हैं। आप देख लें बिजली के बढ़ रहे हैं, गैस के जो बिल्स आए हैं आपके सामने ही हैं, घर उससे मुतासिर हुए जिनके पास गैस थी। तो ये इससे इम्पैक्ट एक गरीब आदमी पे बहुत पड़ रहा है, और महंगाई जो है ना वो बढ़ रही है, वो बड़ा मुतासिर कुन थी। फरहान, आप कह रहे हैं थोड़ी सी नहीं, काफ़ी। जी हाँ, ये नहीं कि देखें, आपको जो बेल्ट टाइटनिंग है वो इमरान खान ने अपने घर से शुरू की थी। वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है, वो हर दूसरे दिन उन्होंने काबीना को बिठाया होता है अपने सामने, और उनको उनके ज़िंदगी में और कुछ रहा ही नहीं इसके अलावा कि उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को अपने पाँव पे खड़ा करना है। अब देखें, अगर जब आप कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, जब आपका सांस मकरूज़ है, उससे निकलने के लिए थोड़े बहुत आपको तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखें, ये जो बिजली और जो गैस का जो तमाशा है, ये गलत पॉलिसीज़, ये सब्सिडीज़, इन्होंने क्या किया हुआ था कि महंगी ये गैस बाहर से ख़रीदते थे, यानी 440 अरब की बाहर से गैस मंगवाई और 333 अरब की वो यहाँ पे सस्ती बेच दी। बिल्कुल। तो वो जो सब्सिडी, वो जो 1.5 अरब बीच में जो है, जो खपत, वो कहाँ से वो लेते थे? ये कर्ज़ों से। इसी तरह ये सारे इन्होंने इदारे तबाह कर दिए, वो सब खसारे में, वो सब कर्ज़ों से चल रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, एक कौम जो है उसको थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, ये और ये इंशाल्लाह ताला जब ये एक मुश्किल पीरियड ख़त्म होगा तो फिर पाकिस्तान उठेगा, फिर तरक्की शुरू होगी और होना शुरू होगी। तजारती खसारा हमारा भी 5% कम हुआ है, क्योंकि टैक्स, अब ये जो टैक्सेस जो हैं 90% पे नहीं लगे, ये सिर्फ टॉप, ये जो सबसे जो अमीर तबका है उस पर लगे। अब MP MNA जो है वो आप देख लें कि अगर इलेक्शन अब लड़ता है 7-8 करोड़ से कम तो MP का इलेक्शन, या 10-12 करोड़ से MNA का इलेक्शन अब लड़ा जा रहा है। जो हो रहा है, जो सिनेरियो बन गया था, गलत, दैट इज रॉन्ग, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, होना नहीं चाहिए। लेकिन हर कोई ऐसे नहीं, हर कोई ऐसे नहीं आता। आप जैसे मैंने एग्जांपल दिए, बहुत सारे PTI में तो खान साहब ने कई टिकट ऐसे लोगों को दिए जिन्होंने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा है। ये और ये अब यंगस्टर्स, ये मुराद सईद वगैरह, ये अली मोहम्मद, इनके पास कोई पैसे थे जिनसे इन्होंने ये इलेक्शन लड़े। ये एग्जाम्पल्स देखिए, ये बहुत सारी है। आप चारों सूबों का रेशियो देखें, बलूचिस्तान में आपको पता है कि MP जो है उसको 4.5 लाख तनख्वाह मिलती है, और आपके जो KP में भी। तो आप एक मुनासिब तनासिब रखें कि लोगों को वो करप्शन से दूर रखें। अगर आप उनको इतना भी पैसा नहीं देंगे कि वो अपने अखराजात सही तरह से पूरे करें, तो दैट, और क्योंकि देखें ना, मैंने भी तो अब जॉब छोड़ी है, और तरह मेरे और साथ और लोग हैं, उन्होंने भी छोड़नी है, ज़ाहिर है पड़ी है। आप या तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो आप एक उनको ये मुराद हमें कोई नहीं, ना हमारे बिजली के बिल है, ना फ़ोन के बिल, ना गैस के बिल, सारे देने पड़ते हैं, हमें कोई उस तरह की मुराद नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये एक बात कही जा रही है खान साहब की तरफ से बार बार कि NRO मैं किसी को नहीं दूंगा, अगर NRO दिया तो ये गद्दारी होगी। अब ऑपोजिशन कह रही है NRO मांग कौन रहा है? वैसे कौन मांग रहा है NRO? लेकिन जी बात सारी ये है कि हमारी एक तारीख है, और उस तारीख आपको पता है NRO मांग कौन रहा है? मांग वही रहे हैं जिन्होंने दोनों हाथों से लूटा है, और जो अब नैब में केसेस भुगत रहे हैं, जिनको 3-3 दफ़ा सज़ा हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से,
और जिन्होंने जो कौम का जो पैसा है उन्होंने अपनी जेबों में डाल के 22-23 मुल्कों में प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसमें हमारी पार्टी के अगर लोग हैं वो भी भुगत रहे हैं और पार्टीज़ के जो लोग हैं वो भी। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी पहले कभी भी ताकतवर का पाकिस्तान में एहतसाब नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा जो हो रहा है। लेकिन उस एहतसाब पे भी तो एतराज़ किया जा रहा है ना कि जो नैब के ऊपर एतराज़ आपकी जमात की जानिब से भी आ रहा है, तो अब एहतसाब फिर किस तरह होगा? नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल अलीम खान साहब के हिरासत के ऊपर एतराज़ किया गया है कि नहीं, किसी ने नहीं किया। हमें तो जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वो ये हैं कि आपने बिल्कुल कोई खिलाफ नाजेबा कोई बयान नहीं देना है, कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा और कोई ऐसे आप इर्रिस्पॉन्सिबल आप बयान ना दें। मुझे हमें तो यही बताया गया है। देखें, मेरिट और इंसाफ के फैसले होने चाहिए। अलीम खान जो हैं अगर वो समझते हैं कि बिल्कुल वो क्लियर हैं तो प्रोवाइड करते हैं अपनी मनी ट्रेल और वो निकल आएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से नवाज शरीफ और जरदारी अगर समझते हैं कि जी वो बिल्कुल पाक साफ हैं, पारसा हैं, तो अपनी इस्टेब्लिश करें मनी ट्रेल। इमरान खान साहब को अंदाज़ा था कि अलीम खान नैब के शिकंजे में आ जाएंगे, उनके जो केसेस हैं, इस वजह से उनको वज़ीर आलम नहीं बनाया गया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो पिछले 1-2 साल से तो नैब कोर्ट पे जा रहे हैं और केसेस अपने देखें। हमारे ये पहले कभी नहीं हुआ कि 6 महीने के अंदर अंदर एक हुकूमत में 3 वज़रा इस्तीफ़ा दें। अच्छा, आपको लगता है अभी मज़ीद लोग शिकंजे में फंसेंगे और आपकी जमात में से भी? आपकी देखें जी, मैं तो सिर्फ इमरान खान को जानती हूँ, वो मेरे लीडर हैं और इमरान खान में ज़ीरो टॉलरेंस है एज फार एज करप्शन इज कंसर्न, क्योंकि आप उनमें आपकी सपोर्ट कोई नहीं होगी आपको अभी तक हुई है। देखें, बाबर अवान ने रिज़ाइन किया, सवाती ने किया, अलीम खान, कोई इमरान खान ने इंटरवेंशन की? उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ दे, इनको नहीं पकड़ना, आपने नहीं कहा ना। वो कहते हैं अपना हिसाब सब खुद देंगे। आप हिसाब दें, आप अगर क्लियर होते हैं तो बाहर आ जाएं, दोबारा अपना ओहदा संभाल लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आपके अब यू आर राइट, अब आप लोग इत्तेहादी बड़े नाराज़ हैं आपसे। काफ लीग वालों ने भी आप लोग काफ़ी थ्रेट्स दिए कि जी हम आपको छोड़ देंगे। उनको आपने एक वजारत भी दे दी, बंद कर दिया। फिर उसके बाद शेख जसीर साहब ने स्पीकर साहब के ऊपर भी नश्तर चलाए। तो खान साहब का क्या एक्शन होगा इसके ऊपर? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीटीआई की हुकूमत बहुत सिक्योर है इस वक्त। सदर हमारे हैं, फेडरल में हमारी हुकूमत, पंजाब में हमारी, केपी में हमने 5 साल गुजारे। एक इत्तेहादियों के साथ हमारी हुकूमत थी, हमारी अकेली हुकूमत नहीं थी। बावजूद इसके कि हमारे कुछ इत्तेहादी हैं, मैं क्या उनका नाम लूँ, वो कभी इधर निकल जाते थे, कभी इधर। हमें हर इलेक्शन में उन्होंने हमारे खिलाफ लिखी। आप नाम ले सकते हैं? चले आप बस जमात इस्लामी जो इज़ द मेन, लेकिन हमने आखिर तक उनके साथ निभाई। और अभी भी जो हमारे इत्तेहादी हैं उनको हमने साथ लेके चलना है, क्योंकि हम एक जमहूरी जमात हैं और हमारी सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी आप कह सकते हैं, हमारे पास कोई 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। हमें लोगों को साथ मिला के चलना है एक जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए। और जहाँ तक काफ लीग का ताल्लुक है, ये स्पीकर हमारे साथ हैं। मैं क्योंकि पंजाब असेंबली बड़े एक आसान तरीके से हम लोग चला रहे हैं पूरा पंजाब का सूबा। उसमें हो जाते हैं इख्तिलाफ़ात, छोटे मोटे हो जाते हैं जी, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक आध ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करके तो मामला ठीक हो जाता है। अब MQM के साथ भी यही है, वो उनकी जाहिर है हर एक चाहता है कि जी मैक्सिमम उनको फ़ायदा हो हुकूमत के साथ बैठने का। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे इत्तेहादी हमारे साथ ही रहेंगे और हमने उनकी जो भी उनके जो इश्यूज हैं वो खास आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल वो एड्रेस हो। अच्छा, एक बहुत इख्तिलाफ चला आ रहा है शहबाज शरीफ साहब पे, जो उनको अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाया, फिर उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि जो उनको रिज़ाइन करना चाहिए। शेख रशीद साहब स्ट्रेट वे कह रहे हैं कि जी मैं इसको बिल्कुल कबूल नहीं करता। इमरान खान साहब ने भी कहा है, तो अब रिज़ाइन क्यों करवा रहे हैं? देखें, बात सारी ये है कि असूलन ये तो बात ही गलत थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के वो चेयरमैन बन जाएं, लेकिन खान साहब ने सोचा कि जमहूरियत की खातिर, क्योंकि हमें देखें टैक्स पेयर के पैसे से हम बैठे हुए हैं वहाँ पे, हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम कानून साजी करें, लोगों के जो इश्यूज़ हैं इतने मुश्किल में अवाम है वो दूर करें।
ये असेंबली को चलने नहीं दे रहे थे। 43 जो इसमें से इन्होंने 15 में तो वॉकआउट कर दिया, और फिर ये हुल्लड़बाजी, ये वो, कोई असेंबली का बिजनेस ये नहीं चलने दे रहे थे। तो खान साहब ने कहा चलें ठीक है, आपने जो इनको देना है दें, प्रोडक्शन ऑर्डर दें, PAC का इनको बना दें, एज लॉन्ग एज ये हमारी जो है ना बिज़नेस ऑफ द हाउस चलनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, अंदर तो ये इन्होंने कमिटमेंट दी कि जी आप बना देंगे तो हम फिर कोऑपरेट करेंगे, हम हाउस को चलने देंगे, पार्लियामेंट को चलने देंगे। बाहर निकल के फिर वही तमाशा। और अब PAC में बैठ के कर क्या रहे हैं, उस दिन इनकी कोर्ट की हियरिंग थी नैब में, उसी दिन इन्होंने PAC की मीटिंग रखी ताकि इनको वहाँ पे कोर्ट से छुटकारा मिल जाए। ये क्या तरीका है? फिर नैब के ऑफिशियल्स को बुला के उन्हीं को फिर वो जाके तो एम्बेरस करते हैं और उनको डांट टपट। और फिर वो पेपरा के ऑफिशियल्स आए, उनको नहीं बात करने दी क्योंकि इनके अपने वो चौधरी मुनीर के करप्शन के किस्से जो थे न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट में, वो दबा दिए सारे। तो बात सारी ये है कि ये अपना ज़माना अगर याद करें तो इन्होंने 4 साल जावेद हाशमी को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया था, 3 साल शेख रशीद को नहीं दिया। और पंजाब असेंबली की अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि इनका 10 साल हुकूमत के बावजूद रूल ही नहीं था प्रोडक्शन ऑर्डर का। हमजा शहबाज को लाने के लिए इन्होंने स्पीकर से मिन्नतें तरले की, तो स्पीकर ने कहा जी आप सोए हुए थे 10 साल, आपको नहीं पता था कि इस तरह की कोई बात हो सकती है, कि आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर स्पीकर ने हाउस चलाने की खातिर प्रोडक्शन ऑर्डर में ये हमजा शहबाज को और सलमान रफ़ीक के लिए उन्होंने जारी किए, और बाकायदा पूरे हाउस से अप्रूवल लेनी पड़ी क्योंकि रूल ही नहीं था। तो अपने तो इनके ये हालात थे। अच्छा, मुझे ये बताइए, फाइनली मैं आपसे जानना चाहूँगा, आवाम हमारी देख रही है और थोड़ी सी मायूस भी है। मैंने जैसे पहले बात की कि महंगाई की वजह से लोगों के मसाइल हैं, कोई गुड न्यूज़ कहीं देंगी आप हमारी आवाम को कि आने वाले वक्तों में कितना टाइम लगेगा, हमें हालात में बेहतरी नज़र आएगी, एक आम आवाम, एक आम शहरी, गरीब शहरी, उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आने में, तब्दीली आने में? आपकी तवासुत से मैं आज आवाम को एक बात कहने जाऊँगी। असद उमर ने अपनी स्पीच में कहा था, जब 100 दिन पूरे हुए थे इस्लामाबाद में, उसने ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे 100 दिनों में किया वो ये था, असद मुझे ये बताओ कि तुम गरीबों के लिए क्या कर रहे हो। ये वो प्राइम मिनिस्टर है। लोगों, आपकी खुशकिस्मती है कि पहली दफ़ा आपको एक प्राइम मिनिस्टर मिला है जिसका ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है। ना उसने कोई शुगर मिलें बनानी है, ना उसने कोई टेक्सटाइल मिल्स बनानी है, ना उसने 22 मुल्कों में प्रॉपर्टीज़। उसका तो जीना मरना आपके साथ है। वो तो दिन रात आपकी काविश, आपके लिए वो सोचता है, सोते हुए, उठते हुए, जागते, उसने तो अपनी ज़िंदगी बाकी ख़त्म ही कर दी है। तो आप फिक्र ना करो, थोड़ी सी मुश्किल वक़्त है, गुजर जाएगा, और फिर इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि किस तरह से ये तरक्की और खुशहाली आती है पाकिस्तान में। क्योंकि ये इस वक्त जो हम कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं, इनसे हमने छुटकारा हासिल करना है। ये जो इन्होंने एक बबल बनाया हुआ था, वो बबल अब बर्स्ट हो गया है। वो बर्स्ट अगर हम ना करते तो फिर हम वही होता कि जहाँ 18 दफ़ा गए हैं, 20, 21, 22, 23 हालात हमारे वही रहने थे कि हमारी 60% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे ही रहनी थी, क्योंकि हमने अपने पाँव पे कभी खड़ा होना ही नहीं था। तो अब ये आपका वो प्राइम मिनिस्टर है, इसका साथ दें आप, ये आपको अपने पाँव पे खड़े करेगा इंशाल्लाह। आपके जो आने वाली जो जनरेशन है वो देखें किस तरह से वो आगे निकलेंगी और पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा करेंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदाद हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और अच्छी बातों के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं कि जैसा उज़्मा साहिबा ने कहा कि थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, और वैसे भी हर मुश्किल के बाद आसानी है, और हम यही उम्मीद करते हैं, यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इसके इस्तेकाम के लिए बेहतर हो, इसकी खुशहाली के लिए बेहतर हो। गवर्नमेंट जो भी काम करे यकीनी तौर पे सारी आवाम, जो पाकिस्तान की आवाम है, उसके लिए काम करे, और जो हमारे तबकात, जो पिछड़े हुए तबकात हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। इसी नोट के साथ अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने एतबार की सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। तल्ला अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।